हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे द राउटलेज हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश के चैप्टर नंबर 1 का। चैप्टर नंबर 1 में हम बिगनिंग्स ऑफ इंग्लिश में सिर्फ जो कॉन्टेक्स्ट एंड कंडीशंस गिवन है उसके बारे में बात करेंगे आज। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पोएम की लाइन गिवन है। पोएम का नेम ही बियोवुल्फ है। तो बियोवुल्फ जो है यहाँ पे वो पोएम का जो हीरो है, और डेन से यहाँ पे मतलब है डेनमार्क का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो बियोवुल्फ है वो डेनिश हीरो है, एंड वो एक ऐसा किंग है हु वाज लव्ड बाय हिज पीपल। तो यहाँ पे इस लाइन का पर्पस क्या है? इस लाइन का पर्पस है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का एक एग्जांपल दिया गया है, जो कि ये बताता है कि हीरोज़ पर बेस्ड थी वो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, मेनली किंगशिप पे, लॉयल्टी पे और करेज पे। उसके बाद जो लिटरेचर है उसके बारे में बताया गया कि जो लिटरेचर है वो इतना पुराना है जितना कि हम जब से हमारी लैंग्वेज डेवलप हुई है तब से ही हमारा लिटरेचर भी डेवलप हुआ है। तो इतना ही पुराना है लिटरेचर जितना हमारा ह्यूमन लैंग्वेज है। लेकिन एट द सेम टाइम लिटरेचर हमेशा नए की तरह भी है, जैसे कि कल का सनराइज इतना ही नया भी है और पुराना भी है। अब जो लिटरेचर है वो हर जगह हमें मिलता है, सिर्फ बुक्स में हमें लिटरेचर नहीं मिलता। हमें वीडियोज़ में, टेलीविज़न पे, रेडियो में, सीडी में, कंप्यूटर में, न्यूज़पेपर में, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन जितने भी तरह के हैं उन सब में हमें लिटरेचर मिलता है। क्यों सिर्फ हम इसे बुक्स तक कन्फाइन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लिटरेचर जहाँ भी स्टोरीज होती हैं, जहाँ भी आइडिया होते हैं, वहाँ लिटरेचर होता है। तो जैसे कि वीडियो की अगर हम बात करें तो वीडियो में एक स्टोरी होगी, कैरेक्टर्स होंगे, इमोशंस होंगे, मैसेज होगा कोई, और उन सारी स्टोरीज जो भी सुनाई जाती हैं वो बोल कर सुनाई जाती हैं या लिख कर या स्क्रीन पर दिखाकर। तो वो जो डिफरेंट मोड्स है वो लिटरेचर का फॉर्म बन जाता है। इमेज की अगर हम बात करें तो कोई सीन है, कोई पिक्चर है, तो वो क्या हो गया? हमारा विजुअल एक आइडिया हो गया जो कि हमें मीनिंग क्रिएट कर रहा है, कोई फीलिंग को दिखा रहा है, कोई आइडिया को बता रहा है, तो वो भी लिटरेरी एक्सप्रेशंस हो जाता है। तो ये सारी जो भी हमारा मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो सब एक लिटरेचर का पार्ट बन जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि जो भी फर्स्ट लिटरेचर, किसी भी कल्चर का फर्स्ट लिटरेचर क्या क्या था? ओरल था, रिटन नहीं था, यानी कि स्पोकन था। तो जैसे कि बहुत सारे ग्रेट वर्क थे वो सबसे पहले बोल के ही पास ऑन करे गए जनरेशन टू जनरेशन। जैसे कि एपिक, हमारा जो ग्रेट एपिक ऑफ होमर है, या भगवत गीता, बाइबल, कुरान, ये सारे जितने भी ग्रेट राइटिंग्स हैं, ये सारी सबसे पहले बोल के कम्युनिकेट करी गई, बोल के पास ऑन करी गई, बाद में इन्हें लिखा गया। अब जब जो चीज़ सबसे पहले ओरली पास ऑन करी गई है, वो क्या होगा? कुछ वेरिएशंस आएंगे, या तो कुछ ऐड ऑन हो गया, या कुछ हट गया, कुछ अलग ही ऐड हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और उसके बाद लास्ट में उसका एक रिटन फॉर्म बनता है। अब जो इंग्लिश की बात करें, अगर इंग्लिश में जो ओरल लिटरेचर की अगर हम बात करें तो उनके हमारे पास 3 तरह के सब्जेक्ट हमें मिले। तो 3 तरह के क्या थे? रिलीजन था, वॉर था, और ट्रायल्स ऑफ डेली लाइफ था। और ये तीनों सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कभी लिटरेचर से हटे ही नहीं। अभी भी, आज भी अगर हम देखें तो लार्ज पार्ट जो है हमारे लिटरेचर का वो रिलीजन पे बोलता है, वॉर पे बोलता है, एवरीडे ह्यूमन लाइफ प्रॉब्लम्स पे बोलता है। तो ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं ये अभी आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की बात करी गई है। इसमें ये लिखा गया है कि ये जो पैराग्राफ है ये क्या बात करता है? ये पैराग्राफ में हमें पता चलता है कि जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले, जब से लिटरेचर स्टार्ट हुआ तब से लेकर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का टाइम बहुत लंबा टाइम पीरियड था, और इतने लंबे टाइम पीरियड का सिर्फ हमारे पास कुछ फ्रैगमेंट्स ही बच गए हैं, लिटरेरी टेक्स्ट के कुछ टुकड़े बच गए हैं। क्योंकि लेकिन तब भी जो फ्रैगमेंट्स हैं ना हमारे पास, ये तब भी एक लार्ज बॉडी ऑफ वर्क है हमारे पास, और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये अगर इस टाइम को अगर हम कंपेयर करना चाहें, जो कि इस पैराग्राफ में करा हुआ है, तो वो ये बोल रहे हैं कि जो शेक्सपियर का जो भी टाइम था तब से लेके अब तक का जितना टाइम चला गया है, उतना ही टाइम जब से लिटरेचर स्टार्ट हुई तब से लेके 1066 तक का टाइम था। तो एक बहुत
लंबे टाइम पीरियड का लिटरेचर हमारे पास नहीं है जितना होना चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें बता रहे हैं कि ये जो सेंचुरी थी ना, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से पहले वाली जो सेंचुरीज थी, वो हमसे छुपी हुई है मोस्टली, क्योंकि जो लिटरेचर था उस टाइम पे वो लिखा ही नहीं गया, और जो बाद में लिखा गया वो बाद में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1530s में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जिसकी वजह से कुछ ही छोटा पार्ट जो था लिटरेचर का वो सरवाइव कर पाया है। इसीलिए सिर्फ हमारे पास उस टाइम पीरियड के कुछ फ्रैगमेंट्स हैं, कुछ फ्लैशेस हैं, कुछ स्मॉल पीसेस हैं। अब पर्पस ऑफ लिटरेचर की जब बात करी है इन्होंने इस वाले पैराग्राफ में, ये बताता है कि जो पर्पस था लिटरेचर का वो कुछ अलग नहीं था, वो सेम पर्पस था जिस पर्पस से आज लिटरेचर लिखी जा रही है। तो कुछ हमें इतना कुछ डिफरेंस हमें नहीं दिखता कि लिटरेचर तब भी कंफर्ट करने के लिए, कंसोलेशन के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, सोशल, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ को सपोर्ट करने के लिए तब भी लिखा जा रहा था, और आज भी इसीलिए लिखा जाता है। अब इसके बाद मैप्स गिवन है। अब इस मैप में क्या है कि जो सबसे पहला मैप है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि 5th सेंचुरी इंग्लैंड का मैप है। यहाँ पे एंग्लो सेक्शंस जो सेटलमेंट थी वो दिखाई गई है। तो जो हमारा इंग्लैंड है वो डिफरेंट छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइडेड है, और ये तब का है जब जो रोमन्स थे वो ब्रिटेन्स को छोड़ के जा चुके थे, और अलग अलग ट्राइब्स आके अपना उन्होंने सेटलमेंट कर लिया था डिफरेंट पार्ट्स में इंग्लैंड के। अब जो मेन ग्रुप्स थे वो थे एंगल्स, जूट्स और सेक्शंस। ये जो 3 थे ये मेन ग्रुप्स थे। जो एंगल्स थे वो नॉर्थम्ब्रिया से या ईस्ट एंग्लिया से आए थे। सेक्शंस जो थे वो वेसेक्स, सक्सेस और एसेक्स से आए थे, और जूट्स जो थे वो कैंट से, नहीं, कैंट में सेटल हुए थे। एंगल्स जो थे वो नॉर्थम्ब्रिया और ईस्ट एंग्लिया में सेटल हुए थे। सेक्शंस वेसेक्स, एसेक्स और सक्सेस में सेटल हुए थे, और जूट्स कैंट में सेटल हुए थे। अब जो किंगडम था, अब जो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी यहाँ से वो डेवलप होनी स्टार्ट हुई। जितने डिफरेंट किंगडम्स हैं, डिफरेंट तरह से ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट हुई डेवलप होना, और जिसकी वजह से कुछ वेराइटीज़ आई जो कि बाद में जाके डिफरेंट डायलेक्ट्स बन गए। अब इसके बाद जो 2 इम्पॉर्टेंट प्लेस थे ना, वो एक था कैंटरबरी जो था वो इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो रिलीजियस सेंटर बना था, और वेसेक्स जो था वो बाद में चल के एक बहुत पावरफुल किंगडम बना। अब इसके बाद एक और मैप दिया गया है जो कि है 9 to 10 सेंचुरीज़ का, कि कैसे बाद में इंग्लैंड पे वाइकिंग्स और डेनिश इन्फ्लुएंस आया। तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि वाइकिंग्स का इन्वेजन हुआ, डेनिश का इन्वेजन हुआ, और जो मोस्ट पार्ट्स हैं इंग्लैंड के वो डेनिश ने क्या कर लिए, इन्वेड कर लिए, अटैक किया, ऑक्यूपाई कर लिया। और कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टाउन शो करे गए हैं, योक है, लिंकन है, और तो ये सब जो ये क्या है, डेन्स का सेटलमेंट दिखा रहे हैं। तो ये जो प्लेसेस हैं ये सारे डेनिश जो इन्वेजन था उसके अंडर आते हैं। उसके बाद नॉर्वेजियन इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, कि कैसे जो नॉर्वेजियन इन्फ्लुएंस को दिखाया गया है कि इन लोगों ने जो आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, नॉर्थ वेस्ट जो इंग्लैंड है वहाँ पे सेटलमेंट बनाई। उसके बाद तो ये जो पूरा मैप है ना, ये वाइकिंग इन्वेजन को ही दिखा रहा है कि कैसे चेंजेस आए बाद में इंग्लैंड में। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट में इस सेक्शन के एक हिस्टोरिकल टाइमलाइन दी गई है। तो हिस्टोरिकल टाइमलाइन में इन्होंने स्टार्ट किया 410 AD से। तो 410 AD में क्या बता रहे हैं, जो रोमन्स थे वो ब्रिटेन से चले गए थे, उनका जो रूल था वो एंड हो गया था और वहाँ से वो चले गए। उसके बाद 450 में कौन आए, एंग्लो सेक्शंस आए, उन्होंने इन्वेड किया। वो लोग जो थे वो नॉर्थ वेस्ट जर्मन से आए,
ब्रिटेन में आके उन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में अपनी वो सेटल हुए, उन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। उसके बाद अर्ली जो 6th सेंचुरी थी, वहाँ पे जो किंग आर्थर थे उन्होंने वहाँ पे वेसेक्स में रूल करना स्टार्ट किया, और कब तक करा? 537 तक। उसके बाद 597 में सेंट ऑगस्टिन आए, उन्होंने क्रिश्चियन मिशन स्टेब्लिश किया कैंटरबरी में। और ये इवेंट इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे यहाँ रिलीजन स्टार्ट हुआ ज़्यादा फैलना, लर्निंग स्टार्ट हुई, लेटर राइटिंग एंड लिटरेचर स्टार्ट हुई, ठीक है। इसके बाद 793 से 795 में वही वाइकिंग्स का इन्वेजन की बात करी है। कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, नॉर्थन एंड ईस्टर्न इंग्लैंड में। उसके बाद 802 में इंग्लैंड जो था वो यूनाइटेड हुआ अंडर एग्बर्ट ऑफ एसेक्स, यानी कि जो इंग्लैंड के जो टुकड़े थे, डिफरेंट किंगडम्स थे छोटे छोटे, वो सब यूनाइट हो गए, और अब एक ही रूलर था जो कंट्रोल कर रहा था पूरे इंग्लैंड को। तो यहाँ पे जो ये जो चीज़ थी यूनाइट होना, ये क्या करती है कि हेल्प्स इन फॉर्मिंग नेशनल आइडेंटिटी। अब इसके बाद 885 नहीं 9th सेंचुरी में डेनिश इन्वेजन की बात हुई दोबारा। उन्होंने लार्ज एरियाज़ को ऑक्यूपाई करा, मोस्ट जितने भी ज़्यादा पार्ट्स थे इंग्लैंड के उन पे कंट्रोल किया। उसके बाद 885 में पार्टीशन हुआ किंग एल्फ्रेड के अंडर, इंग्लैंड दोबारा से डिवाइड हो गया। कुछ पार्ट इंग्लिश बन गए, कुछ पार्ट डेनिश बन गए, तो अलग अलग रूल चलने लगा। 917 से 26 में रिकवरी ऑफ लैंड की बात करी गई कि दोबारा से इंग्लिश रूलर ने अपना लैंड को वापस लिया, कंट्रोल को वापस लिया, जो डेनिश कंट्रोल था वो कम हुआ। और 1013 में डेनिश कॉन्क्वेस्ट हुआ, डेनिश मोनार्की आई इंग्लैंड में। तो ये दिखाता है कि डेनिश जो पॉलिटिकल पावर थी वो धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई। फिर 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट की बात हुई। पहले जो किंग एडवर्ड द कन्फेसर थे वो उनकी डेथ हुई, और उसके बाद जो हैरल्ड थे उन्हें इलेक्ट करा गया इंग्लैंड के किंग के लिए, लेकिन उनका रूल ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चला, ठीक है। तो बाद में विलियम बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड, और इस इवेंट को ही नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट बोला गया। और ये जो था, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, वो था एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसकी वजह, और यही था बिगनिंग थी किसकी, जब मेजर चेंजेस आए इंग्लैंड में। तो ये जो हमने सेक्शन करा, इसमें हमने देखा कि कैसे इंग्लिश डेवलप हुई अर्ली स्टेजेस में, क्या हिस्ट्री थी, क्या लैंग्वेज थी, कैसे लिटरेचर कनेक्टेड था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।